सो वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल। और मैं एक और वीडियो के साथ आज वापस आया हूँ काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद। जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया था जिसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। वो था कि क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम लोग अपने कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटी को या अपने हम लोग हार्ट को बेटर बना सकते हैं या स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, या हमारी एथलेटिक एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डियक हमारा जो आउटपुट होता है या हमारा जो हार्ट हेल्थ है क्या वो इम्प्रूव होती है वेट ट्रेनिंग से। ये क्वेश्चन मैंने किया था एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द पीपल ने यही बोला कि यस, वेट ट्रेनिंग से कार्डियक एबिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है। तो इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आज मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आपको कि एग्जैक्ट फंडा क्या होता है और वो किस तरह से आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और आप किस तरह से अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को या हार्ट हेल्थ को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं एक बेसिक कार्डियो रेजिमेन इंक्लूड करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चेम्बर्स होते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा ये, बट फिर भी जस्ट टू क्लैरिफाई और ये वीडियो को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ ब्रीफ में कि 2 एट्रियम्स होते हैं लेफ़्ट एंड राइट एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं सेम लेफ़्ट एंड राइट। अब जो वेट ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो वेट ट्रेनिंग से हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का उसकी हाइपरट्रोफी होती है, यानी कि उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या होता है? तो लेफ़्ट वेंट्रिकल बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा, जो बॉडी में पंप किया जाता है बाकी के ऑर्गन सिस्टम्स में, आपके मसल्स में, जितने भी आपके पूरी बॉडी में जो पंप आउट, जो हार्ट हमारा जो हम बोलते हैं ना उसने पंप किया ब्लड, वो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता है एंड उसकी हाइपरट्रोफी होती है मोस्टली वेट ट्रेनिंग में। तो वेट ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो उससे आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है, यानी कि आपकी लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं हार्ट में, हमारे मायोकार्डियम बोलते हैं उसे, जिसमें कि जो हार्ट का जो मस्कुलेचर है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर होगा वो थिकन होगा, तो उससे उसका जो फोर्स ऑफ इजेक्शन है, इजेक्शन का जो फोर्स है ब्लड का, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो काफ़ी बढ़ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी से। और ये सबसे ज़्यादा होती है हमारी वेट ट्रेनिंग से। लेकिन सिर्फ लेफ़्ट वेंट्रिकल के हाइपरट्रोफी से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इससे हमारा जो फिटनेस लेवल्स हैं और हमारी जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ है वो किसी भी तरह से इम्प्रूव नहीं होती, क्योंकि हमारे जो बाकी का हार्ट के रीजन्स हैं वो किसी भी तरह से ट्रेन नहीं होते। सिर्फ आपका इजेक्शन ऑफ ब्लड इंक्रीज़ हो जाता है, सिर्फ कार्डियक लोड इंक्रीज़ होता है, वो भी अक्यूट राइजेस होते हैं कार्डियक लोड के। तो अब बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग की बेनिफिट्स जनरली ये होते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसका जो फोर्स है कॉन्ट्रैक्शन का वो यूजुअली इंक्रीज़ हो जाता है और फास्टर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। तो बेसिकली एक स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली आपका होता है ब्लड आप पर कॉन्ट्रैक्शन, हमारा हार्ट जब बीट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है कंटिन्यूसली, तो पर कॉन्ट्रैक्शन द अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप होता है बाहर उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसके लिए यूजुअली हमें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग की ज़रूरत होती है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ से या फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म से। तो अब फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म क्या होता है? ये बहुत ही फैंसी आपको लग रहा होगा, स्पेशली जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनको ये टर्म नहीं पता होगा, तो जस्ट उसको वेरी लाइक लेमैन टर्म्स में बोलने के लिए, so it is the increase in stroke volume as a response to the increase in blood volume in the ventricles before contraction। तो आपका ये स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कि ब्लड पम्प्ड पर कॉन्ट्रैक्शन है, वो आपका इंक्रीज होता है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स। अब इसका सबसे एफिशिएंट जो मैकेनिज़्म ये देखने को मिलता है वो हमें हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट यानी कि जब आप अपने आप को अपने मैक्सिमम लिमिट पे पुश करते हो,
आप एक्सट्रीमली फास्ट स्प्रिंट करते हो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आप ऐसे स्टेट में आ जाते हो कि उसके आगे अब आप कुछ कर नहीं सकते, उसके आगे आपके लिए किसी भी तरह की एक्टिविटी करना इम्पॉसिबल है। उस टाइम पे अगर आप अपना हार्ट रेट रिकॉर्ड करेंगे तो यूजुअली आपको आपका मैक्सिमम हार्ट रेट मिल जाता है। तो उसको भी लाइक बहुत ही मतलब सिंपली अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप 220 माइनस अपना जो आपका एज होता है उसको आप कर सकते हो माइनस। सपोज़ अगर आप 20 ईयर्स के हो तो 220 माइनस 20 यानी कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होगा अराउंड 200। तो उसका 70 to 80% की रेंज में, या टू बी मोर प्रिसाइज 70 to 85% की रेंज में अगर आप उसका ट्रेन करते हो, या उस रेंज में आपका मैक्सिमम इफ़ेक्ट देखने को मिलता है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म का। और सबसे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज विद रिस्पॉन्स टू ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज आपको मिलेगा 70 to 85% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट पर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यही सेम चीज़ मेरे को इलिसिट करनी है तो मैं लिफ्टिंग में क्यों नहीं कर सकता। मतलब ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर मेरे को एक हार्ट रेट का नंबर ही अचीव करना है तो वो तो मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूँ। वो मैं रनिंग से भी कर सकता हूँ, साइकिलिंग से भी कर सकता हूँ, या मैं वेट लिफ्टिंग से कर सकता हूँ। मैं कंटिन्यूसली जो बोलते हैं, जो कि लाइक फेमसली बोला जाता है कार्डियो रेप्स, मैं मल्टीपल रेप्स कर सकता हूँ लाइटर वेट के, और वो सेम रेंज में मैं अपने आप को रख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी एक रीज़न है कि क्यों ये वो सेम रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं करेगा। उसका ये रीज़न है कि जब हम लोग लिफ्टिंग करते हैं तो हम लोग सिर्फ बेसिक मूवमेंट नहीं कर रहे होते, हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न्स फॉलो कर रहे होते हैं, ब्रेसिंग फॉलो कर रहे होते हैं। तो ब्रेसिंग में आपका यूजुअली वाल्सल्वा मैनूवर यूज़ होता है, और उसके साथ साथ आपके मसल्स एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होने की वजह से आपका आर्टीरियल ब्लड फ्लो तो अच्छा होता है, लेकिन आपका जो वीनस आउटफ्लो होता है, जो आपको बोलना चाहिए वीनस रिटर्न जो होता है, वो आपका उतना एफिशिएंट नहीं होता। वो आपका पुअर वीनस रिटर्न होता है ड्यूरिंग द लिफ्ट। नॉट ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आपका वीनस रिटर्न होता ही नहीं है, बट इट इज़ डिक्रीज्ड। तो इस वजह से आपको वो सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आपको एक नॉर्मल कार्डियो का कोई एक्टिविटी करते हुए मिलेगा, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्प्रिंटिंग भी नहीं बोलूँगा, वो जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग टू मेंटेन 70 to 85% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। तो जो ओवरऑल जो ब्लड पंपिंग का मैकेनिज्म है वो आपका डिक्रीज हो जाता है कंपेयर टू आपका नॉर्मल जो आपका कार्डियो एक्सरसाइजेज जो आप करोगे उससे जो आपको होगा बेनिफिट। अब ये तो था बेसिक एक्सप्लेनेशन सीरियस से रिलेटेड, जो एक बहुत बड़ा क्या बोलते क्वेश्चन, या आपको एक नई चीज़ पता चली होगी शायद। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो फिर से तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो पे, और आपको अगर फर्दर क्वेरीज हो कोई। तो अब मैं एक और चीज़ इस पर कवर करना चाहूँगा जो कि एक्स्ट्रा है थोड़ा इस टॉपिक के साथ ही, वो है एक और मिथ कि लंग कैपेसिटी को लेकर। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि अरे मैं ब्रेथलेस था, मैं क्या कहते हैं कंप्लीट नहीं कर पाया टाइम पे, या मैं रनिंग करते करते मैं हाफ रहा था, या मेरे क्या कहते हैं ब्रीदिंग कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी जो हम बोलते हैं वो मेरी डिक्रीज्ड है कंपैरेटिवली टू एन एथलीट। बट आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि एक एथलीट और एक नॉर्मल इंडिविजुअल का जो लंग कैपेसिटी होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। उसका जो इफ़ेक्ट है, जो आपको जो परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस होता है, उसका भी रीज़न आपका लाई करता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, पूरे के पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो आपका जो लंग कैपेसिटी है वो बेसिकली आपका फैक्टर इन होता है सेकेंडरी रीजंस की वजह से, जैसे कि आपका क्लियरिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स, जो आपके मसल्स में जो एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना लैक्टिक एसिड बिल्डअप, वो बेसिकली आपका H+ आयंस का एक्यूमुलेशन होता है उस जोन पे, जो आपका फटीग को कॉज करता है। तो उसका क्लियरिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स जो वर्किंग मसल्स में है, फिर आपका इनहेलेशन ऑफ आपका ऑक्सीजन कितना अच्छे से परफ्यूज़ हो पा रहा है आपके मसल्स में, कितना आप एक्चुअली यूज़ कर पा रहे हो उस ऑक्सीजन को जो आप इनहेल कर रहे हो, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत मैटर करती है आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में, या आपके परफॉर्मेंस में जो
आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट डाल सकती है, आपको वो सेंस देगी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है। तो एक और चीज़ जो बेनिफिट हमें मिलता है, जो कि लो इंटेंसिटी कार्डियो से मिलेगा आपको, या 70 to 85% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, जैसा मैंने बोला, वो एक और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो आपको मसल्स का में जो परफ्यूजन होता है वेसल्स का, जो आपके ब्लड वेसल्स का जो परफ्यूजन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है काफ़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये 1 महीना करोगे तो हो जाएगा, आपको एक कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए आपको करते रहना पड़ेगा, तब आपको इसके इफ़ेक्ट्स पता चले। बेसिकली आपके जो मसल्स होते हैं उसमें जो ब्लड वेसल्स का जो परफ्यूजन होता है वो इंक्रीज़ होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसा मैंने बोला। कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क है वो इंक्रीज़ होगा, तो उससे आपका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है, ये जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है, वो इम्प्रूव होगा मसल्स में, और उसकी जो ट्रांसफ़र कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगा। अब जैसे जैसे आपका मसल टिश्यू बढ़ेगा या आप हाइपरट्रोफी करोगे, क्योंकि मैं ये एक स्ट्रेंथ एथलीट के पर्पस से ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, मैं इंक्लाइंड रहूँगा स्ट्रेंथ एथलीट के लिए, क्योंकि मेरे को बाकी स्पोर्ट्स का इतना इन डेप्थ लाइक टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स के बेसिस पे बोलूँ तो आपका जब आप हाइपरट्रोफी में जब आपका मसल मास इंक्रीज़ होता है तो आपको बेटर परफ्यूजन आपका रहेगा। एक चीज़ इसमें होती है कि अगर आप एक सोलली एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हो या एंड्योरेंस रनर हो या ट्रायलथॉन्स में पार्टेक करते हो, आप वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस इतना नहीं करते, तो ऑब्वियसली आपके परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए आपका मसल मास यूजुअली इससे कम होता है। जो मिथ एक और होता है कि कार्डियो रिड्यूसेस योर गेन्स, तो बेसिकली इस साइंटिफिक बात को ओवर सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया जाता है। तो वो ओवर सिंप्लीफिकेशन की वजह से ये बोलते हैं लोग कि कार्डियो से गेन्स चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो जो मसल परफ्यूजन है वो इम्प्रूव होने की वजह से आपका मसल मास लॉस होता है, बट वो लॉस इतना मिनिमल होता है कि जो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो अभी एग्जिस्टिंग, अब आपकी जो भी रेजिमेंट होगी वो उसको ईजीली उसको काउंटर करता है उस मैकेनिज़्म को, और आपको वो पता भी नहीं चलेगा, आपके किसी भी तरह आपको उसका इफ़ेक्ट्स भी नहीं पता चलेंगे। स्पेशली अगर आप एक पावर लिफ्टर हो, स्ट्रॉन्ग मैन हो, तो आपको तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट आने ही नहीं वाला आपके मसल मास पे। बट आपको ये ज़रूर फ़ायदा हो सकता है कि आपका जो मसल्स में परफ्यूजन है ब्लड कैपिलरीज़ का, जैसे मैंने बताया, वो भले ही आपका नेटवर्क इम्प्रूव हो सकता है, बट एक एंड्योरेंस एथलीट में इतना मसल मास होने चाहिए भी नहीं होता। इस वजह से उस परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए बॉडी का भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि उतने हाइपरट्रोफी की उसे ज़रूरत नहीं है, तो वो रिड्यूस करती है मसल मास को। तो आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन रनर्स हैं या जो 10 किलोमीटर रेस में पार्ट लेते हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीमली लीन होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं। तो इन जनरल इसको समराइज़ करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या इम्प्रूव्ड है तो आपकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी ही होगी, दैट्स गिवन। एंड इससे आपका जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लूकोज और फैट्स जो आप इनटेक करते हो, उसका भी आपका यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। आपकी डाइटरी, अगर आप सपोज़ बल्क करना चाहते हो उस टाइम पे भी आपको क्या कहते हैं मील फ्रीक्वेंसीज अगर आपको इंक्रीज़ करनी है आपकी, तो वो भी आपको इसमें हेल्प करता है। हंगर कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प करता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स कार्डियो के जो आपको बेसिकली जस्ट आप नेट पे सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा एम था आपको ये साइंस के बारे में अवेयर करने का, एंड क्यों इट इज़ नॉट लाइक आप जो फैड है ना आजकल की हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को फॉलो करने का, उससे हटकर स्मार्ट ट्रेनिंग करने का मेथडोलॉजी, जिससे कि आपकी रिकवरी भी फास्टर हो, आप जिम में भी अपना जो आपकी लिफ्टिंग है उस पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाए विदाउट अननेसेसरी फटीग एंड अननेसेसरी लोड। इसका एक बेसिक मैं आपको अगर फंडा बताऊं तो इसको आप फॉलो कैसे कर सकते हो। तो फॉलो करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, जैसा 70 to 85% अचीव करने के लिए आप एक बेसिक रूल ऑफ थंब ये फॉलो कर सकते हो कि जब आप ट्रेडमिल पर हो या साइकिलिंग कर रहे हो, आप एक टॉक टेस्ट कर सकते हो। तो टॉक टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप
किसी से भी फ़ोन पे बात कर रहे हो या आपका कोई फ्रेंड आपके साथ में कार्डियो कर रहा हो तो आप उसके साथ बात कर सकते हो। बात इस पेस पे कि आप अराउंड 12 to 15 वर्ड्स बोल सकते हो एक सेंटेंस में विदाउट एनी लूजिंग योर ब्रेथ। तो अगर आप उस तरीके से बात कर सकते हो कंटिन्यूसली तो आप 25 to 30 मिनट्स पर डे पोस्ट योर लिफ्टिंग सेशन आप ये कर सकते हो, अपने कार्डियो में इंक्लूड कर सकते हो। इसी चीज़ को आप धीरे धीरे रैंप अप कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो जॉगिंग करते करते भी, कई एथलीट्स ऐसे होते हैं स्पेशली एज यूजुअल मैराथन रनर्स, उनका ऐसा होता है कि वो लोग एक अच्छे पेस पर जॉग कर रहे होते हैं, लाइक एक ऐसे पेस पे जो कि हमारे लिए शायद एक रनिंग हो सकता है। तो उस पेस पर भी कंटिन्यूसली चलते चलते वो लोग बात कर सकते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज देयर एफिशिएंसी, देयर दे हैव देयर कार्डियक कैपेसिटी, देयर CVS इज़ वेरी वेरी गुड। उनका काफ़ी अच्छे से कंडीशनड है CVS। हमारे केस में वी विल बिगिन विद लाइक जस्ट वॉकिंग एट 3 or 4 किलोमीटर्स पर आवर, और मे बी आप इंक्लाइन पे रख सकते हो। बेस्ट मेरे लिए तो पर्सनली वर्क करता है इंक्लाइन ट्रेडमिल, तो मैं अराउंड एक सर्टेन इंक्लाइन पे रखता हूँ और धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ करता हूँ एक टॉप टेस्ट वाले पॉइंट तक। वरना आप देख सकते हो कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। तो जब आप डीप ब्रेथ्स लेना शुरू कर दो उस टाइम पे आप मान सकते हो कि आप उस जोन में आ गए हो, अपने 70 to 85% के जोन में आप आ चुके हो। तो उस पॉइंट पे आप रोक सकते हो अपना जो आप इंक्लाइन या आपकी स्पीड जो बढ़ा रहे थे और उसको मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको बहुत जल्दी फटीग आ रहा है तो उसको कम करके मेंटेन कर सकते हो। और ये आप 25 to 30 मिनट्स तक जब आप करोगे इसे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। पर्सनली मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अबाउट 1.5 months एंड अभी से ही मेरे को काफ़ी अपने लिफ्टिंग में काफ़ी फास्ट रिकवरी हो रही है। आफ्टर द सेट आई एम ऑलरेडी रिकवर्ड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट सेट। अगर स्टेयर्स क्लाइंब करने हैं 3 या 4 फ्लोर्स आई कैन ईजिली क्लाइंब विद एंड द रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। Like people half my weight are recovering slower, and I'm looking at the benefits that this kind of training is making. Anyways, signing out, the Strength Doctor. See you in the next video. Hopefully my exams are coming, so again the video might take long to come again.